की बात करें तो वहां पर एब्रिविएशंस का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने कंप्यूटर का जो इन्वेंशन किया था वो फास्ट काम करने के लिए किया था। और जनरली हमको ये टर्म पता होनी चाहिए कि जो टेक्निकल टर्म है उनका एब्रिविएशन क्या होता है। और किसी और कंपटीशन में भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी ये कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, ठीक है, या कोई एक ऐसा टर्म है जो रेगुलर यूज हो रहा है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो बहुत बड़ी है ना। तो ये सब चीजें जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जनरल नॉलेज में जनरली पूछा जाता है कि एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या पूछा जाएगा अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स का पेपर आप कर रहे हैं तो वहां पूछा जाएगा एनएससी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे भी आने के चांसेस हैं और उसी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ एब्रिविएशंस को हम कवर करते हैं। एक जो सबसे ज्यादा काम में आने वाला टर्म है वो है एसीके। एसीके का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं या कभी भी ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो डेटा ट्रांसमिशन में हमेशा एक्नॉलेजमेंट होना जरूरी है। और ये एक्नॉलेजमेंट कई सारे प्रोटोकॉल्स में हमको मिलता है। जैसे हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वहां पे हमने थ्री वे हैंडशेक के बारे में बात की थी। तो वहां जो थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल था उसके अंदर हमको एसी के मिल रहा था, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली एक टर्म पढ़ा कल, एएस, ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब क्या है कि जो जब हम डोमेन क्लासिफाई करते हैं या हम जब किसी एक पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो जब राउटिंग प्रोटोकॉल में एक सिंगल सिस्टम जिसका सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओनर होता है, इसमें मल्टीपल राउटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल होस्ट हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है। और वेरियस ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करना, जब सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम की हम बात करते हैं और उसके अंदर राउटिंग परफॉर्म की जाती है तो वो कहलाती है इंट्रा डोमेन या इंटीरियर राउटिंग, ठीक है। जब ये वेरियस ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में होती है तो ये कहलाता है इंटर डोमेन या एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। क्लियर? चलिए, एसी के हो गया, एएस हो गया। एक और पॉपुलर सिस्टम है जो हम लोग घर में काम में लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा एडीएसएल के बारे में। ये एक मॉडेम टाइप है, बेसिकली एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कहां काम में आता है? जो हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो उसमें हमको एडीएसएल मॉडेम मिलता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपका जो ये जियो फाई या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वहां एडीएसएल मॉडेम नहीं होता है। जो ब्रॉडबैंड ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड आता था पहले वाला, उसकी हम बात कर रहे हैं। जो थर्ड जनरेशन ब्रॉडबैंड की हम टेक्नोलॉजी जो आती है वो एडीएसएल टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। मॉडेम टाइप है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है कि जैसा नाम आप देख रहे हो एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फाइबर कनेक्शन है। जहां पर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं बैकबोन में ऑप्टिकल फाइबर केबल है। और एसिमेट्रिक है, इसका मतलब यह है कि जहां पर रिसीवर और सेंडर के जो डेटा रेट है या ट्रांसफर रेट है उसमें बहुत फर्क है, समझ रहे हैं? यानी हाई स्पीड से लो स्पीड में डेटा आता है, इसलिए एसिमेट्रिक मॉडेम्स को यूज किया जाता है, यानी एडीएसएल मॉडेम्स को यूज किया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन आती है हाइपरटेंशन लाइन से, उसको हम कन्वर्ट करते हैं घरेलू लाइन के लिए, डोमेस्टिक लाइन के लिए। इस तरीके का
जो सिनेरियो वही हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में भी यूज होता है। एक बहुत पॉपुलर एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, एईएस, जो सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है उसके अंदर डेफिनेटली इसको पूछा जा सकता है, व्हाट इज एईएस। ठीक है, इसका नाम है एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। वाईफाई की हम बात करते हैं, वहां पे हमको एक चीज देखने को मिलती है, एपी। एपी कहलाता है एक्सेस पॉइंट। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक एक्सेस पॉइंट लगा है। ठीक है, ये एक्सेस पॉइंट है जो आपके वाईफाई को यूज करने के लिए काम में लिया जा रहा है। एक और पॉपुलर एब्रिविएशन है एपीआई, जानते हैं? हाँ जी, हाँ बोलो। नहीं, पुलिस नहीं है भैया। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये आप सब जानते हैं। जावेद बताऊं? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ATM, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए। नेटवर्किंग टर्म में याद करेंगे तो उसका नाम होगा एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, ठीक है। और ई कॉमर्स, ई बैंकिंग में याद करेंगे तो वो क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, AQM, AQM, एक्टिव क्यू मैनेजमेंट, एक्टिव क्यू मैनेजमेंट।
देन ऑलमोस्ट 10-10 भी अगर हम याद करते हैं एक अल्फाबेट के, तो हमको बहुत सारे, और जहां टर्म ज्यादा होंगी वहां पे हम ज्यादा भी करने की कोशिश करेंगे। देन कम्स बी अल्फाबेट पे कौन सा आता है? सबसे पहला पॉपुलर जो याद रखना चाहिए वो है बिट। सीनियर में नहीं आएगा लेकिन जूनियर में पूछा जा सकता है। बाइनरी डिजिट, बिट एरर रेट। बीजीपी बताने की जरूरत है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीएससी। बेस, ये मैंने बताया था आपको, मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर इसको यूज करते हैं। बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो मोबाइल टावर्स का एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर होता है, कई सारे टावर्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, वो बीएससी से जुड़े हुए होते हैं, जिसका नाम है बेस स्टेशन कंट्रोलर। बीएस, बेस स्टेशन, जो आपका ये सिंगल मोबाइल टावर है उसको बेस स्टेशन कहते हैं। बीएसडी, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, बीटीएस, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। बीएसडी क्या है वो समझ लीजिए। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। आप लोगों ने ओपन सोर्स कनेक्शन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का नाम सुना होगा। उसमें हमने लिनक्स यूनिक्स के बारे में हम जानते हैं ना, लिनक्स की बात करते हैं। तो लिनक्स का एक वर्जन आता है, वो बीएसडी डिस्ट्रीब्यूशन, बीएसडी लाइसेंस के ऊपर बेस्ड होता है। बीएसडी एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करती है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, जब हम यूनिक्स और लिनक्स पर डिस्कस करेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की थी यूनिक्स की, अगर हम बात करें। बेसिकली क्या था कि जब हमने कंप्यूटर इन्वेंट किए, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो कंप्यूटर ह्यूज साइज थे, और स्पेसिफिक प्रोग्राम या स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करते थे, और इंडिविजुअली हर व्यक्ति एक सिस्टम पर काम करता था। उसको दूर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर हमने एक सिंपल, ये कहें कि एक कर्नेल बनाया। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो कोर पार्ट होता है, वो कर्नेल कहीं भी प्लग एंड प्ले किया जाता, और उसके साथ के जो सॉफ्टवेयर थे वो इनबिल्ट किए जाते, तो वो कर्नेल काम करने लगता था। वो यूनिक्स था, पहला कर्नेल जो बना था। फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, जो
उसको फ्रीली अवेलेबल कराने के लिए लिनक्स का लाइनस टोरवाल्ड्स नाम के एक सज्जन ने लिनक्स वर्जन लॉन्च किया, जो यूनिक्स जैसा नहीं था। मतलब यूनिक्स था लेकिन यूनिक्स जैसा था लेकिन यूनिक्स नहीं था, नॉट यूनिक्स। इस तरह से उन्होंने एक लाइसेंस, और वहीं पर बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का भी का नाम आता है जिसने कुछ लाइसेंसेस देना स्टार्ट किया था। चलिए, देन कम्स सी पर चलते हैं। बेस जो ट्रांसीवर स्टेशन है, ये भी मोबाइल कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है। सीए, सीए होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। देन सीबीसी, सुना नाम सीबीसी का? सिफर ब्लॉक चेनिंग, क्रिप्टोग्राफी से जुड़ा हुआ है। सिफर ब्लॉक चेनिंग, CHAINING, सिफर ब्लॉक चेनिंग। देन कम्स CBR, कांस्टेंट बिट, कांस्टेंट बिट। CDMA, CDMA क्या होगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वायरलेस कम्युनिकेशन से संबंधित है। एक एक्सेस मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम लोग कोड जनरेट करते हैं और एंटायरली सिक्योर हम इसको मानते हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, मान लीजिए कि जीएसएम ज्यादा पॉपुलर हो गया, अदरवाइज सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो सीडीएमए ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए था। ठीक है, जीएसएम की भी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उससे पहले उसको दूसरे नाम से जानते थे, उसका नाम था पहले ग्रुप स्पेशल मोबाइल। ठीक है, एक कंसोर्टियम था जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए काम करता था, वहीं से स्टैंडर्ड बनकर आया है। अलग अलग। देन कम्स सीडीएमए हो गया। देन कम्स सिस्मा सीडी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। इट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस
collision detection. Then comes CRC. हाँ, cyclic redundancy check. Cyclic redundancy check. Then comes CTS. मैंने आपसे चर्चा की थी CTS की. कहां मिलता है ये? शाबाश. क्लियर टू सेंड. जब सामने से जवाब आता है ना स्टूडेंट्स का, तो खुद को गर्व महसूस होता है कि हाँ, अच्छा पढ़ाया है. CWND ये कहलाता है कंजेशन विंडो. कंजेशन विंडो. DES जैसे AES था, वैसे ही DES है, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड. एक एल्गोरिथम है, एनक्रिप्शन के लिए यूज की जाती है. बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं क्या होता है इसमें. इसमें बेसिकली एक प्लेन टेक्स्ट ट्रांसफर किया जाता है, उस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एक की अप्लाई की जाती है. वो की सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होती है. ठीक है. और टोटल 16 राउंड के बाद एक सिफर टेक्स्ट बनता है. सिफर टेक्स्ट क्या होता है वो समझा देता हूं. सपोज करो मेरा प्लेन टेक्स्ट है कॉल मी. ठीक है. इस कॉल मी मैसेज को, ये प्लेन टेक्स्ट है, मैं एनक्रिप्ट करना चाहता हूं कि जिससे किसी को ये पता नहीं लगे कि मैंने क्या मैसेज सेंड किया है. तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक की अप्लाई करता हूं, और वो जो की है वो इसको एक ऐसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है जिससे कि कोई नहीं समझ पाए कि ये क्या हो रहा है. इसके 16 राउंड होते हैं. 64 बिट का ब्लॉक होता है, यानी ब्लॉक सिफर मेथड होता है. सिमेट्रिक एनक्रिप्शन कहलाता है. ठीक है. ये सब चीजें हम लोग आगे जब उस पर चलेंगे क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, तब हम आपको बताएंगे. ठीक है. गलत है वो, बिल्कुल गलत है. जहां पे भी डिजिटल दे रखा है गलत है. ठीक है. डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड. देन कम्स
DHCP रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DSA। डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। क्या होते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स? डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? क्या हमारा जो सिग्नेचर होता है उसको स्कैन करके हम अगर सेंड कर दें तो वो डिजिटल सिग्नेचर होता है? So, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक बहुत बड़े एक एक क्लास में ये डिस्कशन हो गया था। बोले साहब हम जो सिग्नेचर करके भेजते हैं वो स्कैन किया हुआ सिग्नेचर भी डिजिटल सिग्नेचर होता है? नहीं। ठीक है, हम एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो सीए हमने बताया था, उस तरह से ही एक डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी अथॉरिटी होती है। और वो जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं बेसिकली हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम कह सकते हैं, या जब भी आप लॉगिन करेंगे या आप डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर आप क्रिएट करना चाहेंगे तो आपको एक एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक बाइनरी फॉर्म में आपका एक डिजिटल सिग्नेचर जनरेट होता है जिस भी जगह आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नाम सुना होगा डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है, सुना है? नेशनल गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसके अंदर हम हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक लॉकर में डिजिटली सेव कर सकते हैं। कल का एक कोर्ट का डिसीजन आया है, आप लोगों को भी बता दूं कि अगर आप डिजी लॉकर में अगर अपनी डिग्री अगर सेव रखते हैं तो डिजी लॉकर की डिग्री को भी वैध माना जाएगा। गाड़ी का इंश्योरेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, LIC पॉलिसीज, ऐसे मल्टीपल, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, एक सिंगल ऐप भी है, इसकी वेबसाइट भी है, आप उसके ऊपर कर सकते हैं। आपको कभी भी कहीं आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। पॉल्यूशन भी इवन की आपकी गाड़ी का वो सब उसके ऊपर सेव है। डिजिटल सिग्नेचर को आपको रिन्यू कराना है तो सिंपली जब भी आप मतलब जो वेबसाइट्स है आपकी, जो अथॉरिटी है जिससे पहले आपने इश्यू करवाया था, उसको आप एक्चुअली क्या होता है ये माना जाता है कि जैसे आपका एटीएम का पिन होता है ना, हर आपको चेंज करने के लिए बोलते हैं, ईमेल का पासवर्ड है वो चेंज करने के लिए उसका कारण क्या है कि रिडंडेंसी किसी भी चीज में ये समझाया जाता है कि आपका मोबाइल नंबर कभी भी आपका पासवर्ड नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड नहीं होना चाहिए, जो यूजुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो ह्यूमन बीइंग की यूजुअल टेंडेंसी है। इस वजह से क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर को भी अपडेट कराना चाहिए। देन कम्स DNS, डोमेन नेम, डोमेन नेम सिस्टम। अगेन मोबाइल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई एक और
enhanced data for GSM evolution. ETSI ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। FEC फॉरवर्ड एरर करेक्शन। FEC फॉरवर्ड एरर चेक भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS और GPS में फर्क है रात दिन का, ठीक है। GPS कहलाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किस प्रिंसिपल पर काम करता है? कौन सी सैटेलाइट्स काम में आती है? ध्यान है, जियो स्टेशनरी नहीं होती है इसके अंदर। इसके अंदर मियो सैटेलाइट्स काम में आती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल होता है, ये नेविगेशन के लिए काम में आती है। मैं बताता हूं आपको कि नेविगेशन का सिस्टम क्या है, ठीक है। जावेद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है भैया, है ना। देखो जीपीएस की बात बता रहा हूं। किसी एक पॉइंट को नेविगेट करने के लिए 3D में हमको वो चाहिए। नेविगेशन के लिए हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट उसको 3 तरफ से लोकेट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कहलाती हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट
होने को आप इसको कह सकते हो कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इनकी जो हाइट है ना, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर हमको, वो तो हम अर्थ का आधा एरिया कवर कर सकते हैं जियो स्टेशनरी के केस में। तो नेविगेशन के लिए हमको मियो सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पूरी अर्थ को कवर करने के लिए 24 सैटेलाइट्स एक साथ एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, ये जो 3 सैटेलाइट्स हैं, इसका जो प्रिंसिपल है वो मैं बता देता हूं कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। ठीक है, नेविगेशन के लिए जो हम काम में लेते हैं जीपीएस सिस्टम ट्रायंगुलेशन बेस्ड होता है। ठीक है, यानी 3 सैटेलाइट एटलीस्ट उसको चाहिए, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। वो सिस्टम हमने डेवलप कर रखा है कि एक डिवाइस लगा देते हैं हमारी जो व्हीकल है उसमें, वो अपने आप उन 3 सैटेलाइट्स से पोजीशनिंग करता है, कांटेक्ट करता है। जहां जहां वो जाएगा एटलीस्ट 3 सैटेलाइट तो उसको कैच करेंगी ही करेंगी। समझ रहे? देन कम्स जीएसएम। जीएसएम इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। HTML क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना। क्यों नहीं है? टॉपिक दूसरे उसका है, डोमेन का, लेकिन फिर भी जनरल कंफ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जो केवल मार्कअप करने के काम में आता है। प्रोग्रामिंग क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक नहीं होता है, इसके अंदर कोई लूप नहीं होता है, इसके अंदर कोई आपका कंडीशन नहीं होती है। समझ रहे? इसके साथ हम दूसरी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज की आपने, जावा स्क्रिप्ट की, वीबी स्क्रिप्ट की। ठीक है, वो एम्बेड हम इसमें HTML के साथ कर लेते हैं, या HTML में उसको यूज कर लेते हैं, तब जाके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह काम करने लग जाता है। समझ रहे? इसके अंदर केवल और केवल टैग्स होते हैं, एंगल ब्रैकेट में बंद। ठीक है, ये जो टैग्स हैं, जो भी हम इन दोनों एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे वही छप जाएगा। मार्कअप वर्ड जो है ना, ये वर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक वेब पेज बनाया हो और वहां पे आपने लिखा हो, फॉर एक सैंपल बना रहा हूं, HTML हेड, यहां पे मैंने लिखा, जो भी मेरा टाइटल था, मैं एक रफ बना रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने इसको सेव किया, इस कोड को नोटपैड में बनाया, इसको सेव किया, और सेव करने के बाद में मैंने इसको जैसे ही रन किया वेब पेज को,
.html एक्सटेंशन से सेव किया, जैसे मैंने रन किया तो मैंने यहां अगर मैंने ये लिखा है तो मुझे वहां पर भी माय नेम ही दिखेगा। ब्लैक कलर में दिखाया तो ब्लैक कलर में ही दिखेगा। समझ रहे हैं? ये कोई भी ये चैलेंज नहीं कर सकता कि ये एम उसको स्मॉल में दिख रहा है। जैसे मैंने यहां मार्कअप में एम इस तरह से लिखा, गोला बनाया, किसी को गोले की जगह स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। यहां मैंने लैंग्वेज में के बाद में एल कैपिटल लिखा, सबको एल कैपिटल दिख रहा है? कोई ऐसा है जिसको स्मॉल दिख रहा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने मार्क ही कैपिटल एल किया है तो एल ही कैपिटल एल ही दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या, मार्कअप लैंग्वेज का यूज है वो ये है कि हम जो मार्क करना चाहते हैं ब्राउजर पर वही दिखता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टेक्स्ट को हाइपरलिंक करके मार्क करना। समझ रहे हैं? मार्कअप की हेल्प से हम उसको टेक्स्ट को हाइपरलिंक करते हैं, एक से दूसरे पेज पर जाते हैं, एक से दूसरे टेक्स्ट पर जाते हैं, ये सारा सिनेरियो होता है। और अगर एंगल ब्रैकेट हटा दिया तो कुछ नहीं दिखेगा। इस एंगल ब्रैकेट की वजह से ही वो ये समझता है कि ये एक हाइपर टेक्स्ट है, अदरवाइज नहीं समझेगा। क्लियर? ये डाउट? अच्छा, अब फिर दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है फिर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंपल सा फंडा ये है कि उसके अंदर लॉजिक होता है, उसके अंदर इंटीजर होता है, उसके अंदर डेटा टाइप होता है, उसके अंदर हम लूप यूज कर सकते हैं, हम उसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। इसके अंदर हम कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। कंडीशन अगर लगानी है तो कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमको यूज करनी पड़ेगी। HTTP एप्लीकेशन लेवल का प्रोटोकॉल है। क्या नाम है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, यानी वेब पेजेस के लिए स्पेशली यूज करते हैं इसको। ठीक है? एफटीपी को केवल फाइल्स के लिए यूज किया जाता है, इसको केवल हाइपर टेक्स्ट यानी वेब पेजेस से रिलेटेड जो भी ट्रांसमिशन होता है वो इसके थ्रू होता है। आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IETF। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए जो फोर्स है उसका नाम है ये। IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। क्या दिया था इसने जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आता है? सिलेबस में देखा होगा आपने, दे रखा है 802.4.5.11। ध्यान रखना, आएंगे क्वेश्चन। ठीक है?
सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट, आईडीएस। आईडीएस बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को, एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी। आईओटी है ना सिलेबस में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईमैप, आईमैप इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल कितने कोई 50 हो गए ये लगभग। हम्म। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईवी, इनिशियलाइजेशन वेक्टर। इनिशियलाइजेशन वेक्टर ये कहां काम आता है मैं बता देता हूं। जब भी हम रैंडम नंबर जनरेशन करते हैं, और रैंडम नंबर जनरेशन कहां किया जाता है, वही सिक्योरिटी में ही किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि अब हमको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, उसको हम आईवी कहते हैं, इनिशियलाइजेशन वेक्टर, या सीड वैल्यू हम उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है रैंडम नंबर जनरेशन, वो समझ लीजिए। आप लोग डायस घुमाते हैं, डायस घुमाते हैं, डायस जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक पॉइंट्स होते हैं। आपको पता है कि उसके अंदर इनिशियल वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू 6 है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जितनी बार आप घुमाएंगे फर्स्ट राउंड में 6 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, तो वो रैंडम नंबर हो गया। लेकिन उसकी इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू आपको पता है, यानी लिमिट्स आपको पता है। अगर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से करूं कि मुझे केवल इनिशियल वैल्यू पता है, लास्ट नंबर नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा, तो वो रैंडम नंबर होता है। समझ रहे?
और उसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती है, कोई सा भी नंबर आ सकता है, क्योंकि नंबर तो इन्फिनाइट है ना। तो कहने का मतलब क्या कि जब भी हम कभी किसी हार्डवेयर से करते हैं रैंडम नंबर जनरेशन, तो हार्डवेयर में तो हमको पता होता है उसकी इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू, और जब यही चीज हम किसी सॉफ्टवेयर से करते हैं तो हमको उसकी इनिशियल वैल्यू हमको देनी होती है, बाकी हमको नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, क्या सीक्वेंस होगी। रैंडम का नंबर मतलब नो सीक्वेंस इज देयर। क्लियर। सॉफ्टवेयर में हम इसको यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए। और लास्ट कर लेते हैं इसके लिए, 50 हो गए पूरे। IXP, इंटरनेट एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, सॉरी,